अभी एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। हमको पता नहीं पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अगर नहीं पता है तो आप सब लोग यूट्यूब पर सर्च करके उसको जानिए, जरूरी है आप लोगों की। उसकी अगर मुखालिफत कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है पता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी। अगर जो 10 छड़ी एक साथ पकड़ा दोगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए जब हमारे 10, 12, 15 विधायक होंगे और वो कोई चीज, कोई मुद्दा, कोई बात विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर सांसद लोग उठाएंगे तो वो मानी जाएगी। लेकिन अब अकेला उठाएगा, आवाज तो उठाता है, सारी चीज जबरदस्त मुखालिफत करते हैं। ऐसे मुखालिफत करते हैं कि अगर कोई बिल पास हो रहा था तो उसमें तरमीम जरूर होती है, मतलब उसमें चेंजिंग जरूर होती है कि जो वैसे मुद्दे लिख के देते हैं कि ये इसमें बदलाव होना चाहिए। हुए हैं बदलाव, लेकिन ये मजबूती और कैसे मजबूत हो? जब हम यहाँ से सांसद चुन के भेजेंगे। और ये कब भेजेंगे? जब आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी पार्टी समझेंगे। समझते हैं? अपनी पार्टी नहीं समझते। अभी तक बहुत सारे लोग बताते हैं कि जो है समाजवादी या जो है बीएसपी। हम एक चीज जरूर बताएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से फायदा हो या नुकसान, लेकिन एक फायदा जरूर है। जो समाजवादी पार्टी में या बसपा या कांग्रेस में मुसलमान थे, उनकी इज्जत वहां होने लगी है। किसकी वजह से हो रही है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से। क्योंकि जानते हैं अगर अब हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो इनके पास इनका लीडर, इनका डंडा, इनका झंडा मजबूत है, ये उधर चले जाएंगे। तो इसलिए आप समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, कोई भी पार्टी आप छोड़िए उसको, आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए। जब आप अपनी मजबूत करेंगे तभी आप अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। मुझे एक शेर याद आता है, साखों पे जो फूल सुहाने नहीं आते, भौरे भी खुशबू को चुराने नहीं आते। अल्लाह ने कहा है करो अपनी हिफाजत, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमको सपा, बसपा, कांग्रेस बचाएगी, तो आपकी लड़ाई लड़ने की वो बिल्कुल नहीं आएगी। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा। हमारे बीच में विकास श्रीवास्तव साहब, तो कारवां इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है एक पाया हो जाएगा जब आप लोग मेहनत करेंगे। तो हमारे बीच में विकास श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि विकास श्रीवास्तव साहब आए और अपनी बात हम सबके सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सभी को आदाब और नमस्कार करते हुए आज विधानसभा कुर्सी के ग्राम वारिसनगर में हमारे भाई इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सलीम मामा सलीम अंसारी साहब ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहली बैठक इस गांव में मैं कर रहा हूँ। मैं रामनगर से चुनाव लड़ा था एमएलए का। मेरा घर शहादतगंज के पास दरवेशपुर है और मैंने बहुत मेहनत की थी अपने चुनाव में, लेकिन एंड टाइम पर टिकट का बदलाव ऐसा हुआ कि फरीद चच्चा यहाँ से पहुंच गए हमारे यहाँ और राकेश जी यहाँ आ गए। तो हुआ क्या कि हमको जो वोट था हमारा वो सब 20 दिन में ही डिस्टर्ब हो गया। लेकिन करीब मैंने 6 महीने मेहनत की थी। हमारे यहाँ बैरिस्टर साहब ने 2 प्रोग्राम भी किए थे, वारिस पठान साहब ने भी प्रोग्राम किए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी मेरे साथियों। क्योंकि जब आदमी हार नहीं मानता है और लगातार निरंतर लगा रहता है तो एक दिन कामयाबी उसके कदम टूटती है। ये बात मैं मानता हूँ और ये बात मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, देखिए बातें बहुत सी हैं, लेकिन जो हम लोगों को गौर करने की बात है वो सबसे मेन क्या है। अभी आपने देखा विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी को 80 से 90% मुस्लिम भाइयों का हमारे वोट गया कि नहीं गया भाइयों? उन्होंने गठबंधन किससे किया था? अखिलेश जी ने राजभर, ओपी राजभर से किया था कि नहीं किया था? ओपी राजभर को 18 सीटें उन्होंने दी थी। हुआ क्या? 18 सीटों पे मुस्लिम भाइयों ने हमारे वोट उनको दिया। आज क्या हुआ? राजभर बीजेपी की गोद में क्या हुआ? वो हमको बी टीम कहते हैं, ओवैसी को बी टीम कहते हैं, जबकि स्वयं अखिलेश यादव बी टीम है। मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव क्यों नहीं गठबंधन कर लेते ओवैसी साहब से? क्यों उनको झूठा मानते हैं? वो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं,
26 दल एक होकर मीटिंग कर रहे हैं, ओवैसी साहब को बुलाने वाला कोई नहीं वहां पर। बैंगलोर में मीटिंग अभी परसों हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, एक भी मुस्लिम लीडर, पूरे देश का एक भी मुस्लिम लीडर और ना मुस्लिम लीडर की जो पार्टी है उसको वहां पर न्योता दिया गया। अरे आप लोग मुसलमानों का चाहते हैं कि 90% दे दे, तो हिस्सेदारी क्यों नहीं देना चाहते हैं भाई? आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? और उसमें जो लोग बैठाए हुए हैं, उन्होंने उदय ठाकरे को बैठाया है। उसमें उदय ठाकरे नाम जानते हैं आप लोग? उदय ठाकरे महाराष्ट्र में। आपको मैं बता दूं कि बिहार के लोगों को जिस तरह से उन्होंने मार मार के भगाया है, मैं क्या बताऊं आपको। मुस्लिम का पूरा दुश्मन उदय ठाकरे को गठबंधन में ले रहे, लेकिन ओवैसी साहब को नहीं ले रहे। आप साथियों इस पे गौर करिए, जो लोग बी टीम कहते हैं, वास्तविकता में बी टीम है। अगर ये बी टीम ना होते तो विधानसभा में हम कहते 5 सीटें ओवैसी साहब को दे देते, तो क्या लगता है आज सरकार में होती अखिलेश की? अखिलेश मुख्यमंत्री होते। हम कहते डिप्टी सीएम एक बार मुसलमान को बना दे। मेरे भाइयों बना देंगे, 4 बार आप लोगों ने सरकार उनकी बनवाई है। एक बार आपको बना दे तो मैं जानू, लेकिन नहीं बनाएंगे। वो आपका वोट लेंगे, आपको बगल में बैठाएंगे, लेकिन आपको पद जब देना होगा तो आपको पद नहीं देंगे। आपको सबसे ज्यादा इस पे गौर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। विधानसभा का भी चुनाव हुआ, लोगों ने यही भ्रम बनाया कि वोट इधर उधर मत करिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। क्या बीजेपी को रोक पाए? सबसे मेन बात यह है कि आप अपने लिए मेहनत करिए। बैरिस्टर साहब की पार्टी मजलिस जो आपके हक हकूक की बात को बोलती है, आप उसके गौर करिए मेरे साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में देश में सबसे खराब हालत अगर किसी की है तो वो मुस्लिम समाज की है। मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों के पास खेती के लिए जमीन नहीं है। इस गांव में तो भले जमीन हो लोगों के पास, हमारे यहाँ रामपुर और शहादतगंज जैसे कस्बा है जहाँ पे बेचारे अगर वो धागा वाला काम न हो तो उनके पास खाने को रोटी नहीं, ये दशा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करते हैं लोग? कुछ नहीं। अभी ध्यान दिए, अरे मैं बताना चाहता हूँ, बैरिस्टर साहब ने 15 प्रदेशों का सर्वे कराया, 15 प्रदेशों का, कि मेरे मुस्लिम भाई कितने जेल में बंद है, मेरे मुस्लिम भाइयों के यहाँ कितने जानवर हैं, मेरे मुस्लिम भाइयों के यहाँ कितनी खेती है, मेरे मुस्लिम भाइयों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे मुस्लिम भाइयों के पास खाना खाने की कहाँ से व्यवस्था है। कभी अखिलेश जी और मुलायम जी ने कराया हो तो आप बताइए मुझको, कभी कराए? या मायावती जी ने कराया हो? मायावती जी की भी तो सरकार आप लोगों ने बनवाई थी। क्या किया उन्होंने आपके लिए? 70 साल आप कांग्रेस को बनवाते गए, कांग्रेस ने क्या किया आपके लिए? और कहते हो ओवैसी साहब को है। अरे मैं कहता हूँ सीना ठोक के आए, गठबंधन कर ले, 2 सीटें दे देंगे उत्तर प्रदेश में, 78 पे लड़ेंगे, 2 पे बैरिस्टर लड़ेंगे। बी टीम का काम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तविकता में बी टीम जो है आरएसएस की चड्डी पहने हुए वही लोग हैं। अखिलेश जी लोग कहते हैं हम लोगों को, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथियों। अभी हाल ही में आपको बताऊं, लॉकडाउन का मामला चल रहा था, तब मैं इस पार्टी में नहीं था, बीएसपी में मैं काम करता था। मैं पहले बीएसपी में रहा, तो मैंने देखा कि फतेहपुर में अगर कोई अपना नाम राकेश बताता था तो पुलिस वाले कहते थे जाओ, और अगर कोई नाम अपना अशरफ बताता था तो 2 डंडे उसके ज्यादा मारते थे कि नहीं मारते थे मेरे साथियों? आप बताइए, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, अगर अखिलेश जी ने बाबा को न भड़काया होता तो क्या अतीक अहमद की हत्या होती वहां पे? मैं कहता अगर अतीक अहमद हत्यारे थे, माफिया थे, तो कल संसद में उन्हें क्यों सशक्त दमन किया गया, क्यों संसद में उनकी बात उठाई गई? लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, आप लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है मेरे भाइयों। अब आप लोगों को जागना होगा, और आपके पास बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन लीडर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों को बैरिस्टर साहब मिले थे तो महात्मा गांधी बना दिया, जो नोट के ऊपर चिपते हैं, राष्ट्रपिता है हमारे। दलितों को मिले तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो संविधान रचयिता हो गए, और आपको एक बैरिस्टर मिला है तो आप ये बताते हैं उसको। अरे इतना बेहतरीन नेता कि अगर आपके ऊपर एक चीटी भी यहाँ पे काट ले तो वो तुरंत संसद में क्वेश्चन करता है। ऐसा नेता आप पाएंगे कहीं? मेरी बात सुनिए आप लोग गौर से, और आप लोगों को इस बार लोकसभा में एक मजबूत विकल्प के तौर पर बनकर और इनको मुंहतोड़ जवाब देना है, जो ये लोग आपको अछूता समझ रहे हैं और गठबंधन में नहीं ले रहे। और बाराबंकी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा प्रत्याशी, बहुत जल्दी इसकी घोषणा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अभी बातें गठबंधन की चल रही, उनको कर ले गठबंधन, फिर हम लोग उनको बताएंगे कि किस तरह लड़ा जाता है चुनाव। मेरे साथियों, मेरे पास ये सदस्यता रसीद है, इसका मात्र शुल्क 10 रुपए है। जिस भाई के पास ना हो देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग सदस्य जरूर पार्टी का बन लीजिए।
ये रसीद आप जेब के अंदर रखते होंगे, रात को 12 बजे भी अगर पुलिस वाला रोक लेगा और बैरिस्टर का फोटो देखेगा तो यही कहेगा बहुत पढ़े लिखे और कानून के ज्ञाता पार्टी के आदमी का सदस्य है, ये इसको जाने दो मेरे साथियों। इससे आपको एक आइडेंटिटी भी रहेगी और आपको अगर कोई जरूरत पड़ती है रात दिन तो आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, भाई का मोबाइल नंबर ले लीजिए, कभी भी कोई जरूरत होती है आप मुझे तुरंत फोन कर सकते हैं। मैंने ये पहली मीटिंग की है, लगातार मीटिंगें होती रहेंगी और यहाँ पे सलीम मामा जी को विधानसभा का अध्यक्ष, मामा जी खड़े हो जाइए जरा, सलीम मामा जी को कुर्सी विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके हाथों को आप लोग मजबूत करिए, जब इनके हाथ मजबूत होंगे तभी पार्टी के हाथ मजबूत होंगे और जब पार्टी के हाथ मजबूत होंगे तभी पतंग आपकी संसद में उड़ेगी। और एक बार अगर आप पतंग उड़ा देंगे तो इस बात का दावा मैं करता हूँ कि आप लोगों को किसी चीज की जरूरत होगी, आपके पास खतीब भाई और विकास भाई खड़े रहेंगे तुरंत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मीटिंग में इतनी ज्यादा संख्या के साथ आए। तो भारत के अंदर वो समाज ज्यादा सक्सेस होता है और पावरफुल होता है, उसकी बात ग्राम स्तर से लेकर लोकसभा के चुनाव तक या विधानसभा या लोकसभा संसद भवन के अंदर अगर मानी जाती है तो वो सियासी दल होता है या सियासी गठबंधन होता है। अगर इसके अलावा पार्टी ना होती है तो वो क्या होता है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। तो भारत के अंदर हर समाज की एक एक पार्टी बन चुकी है और उन समाज के अंदर काफी बेदारी भी आई है। जैसे यादव समाज को आप ले लीजिए, मुलायम सिंह से आने से पहले उनके समाज की क्या हालत थी, हम आप गांव के रहने वाले हैं तो खूबी वाकिफ थी। इसी तरीके से दलित समाज को ले लीजिए कि काशीराम की मेहनत से पहले उस समाज के लोगों की क्या हालत थी। तो कहने की बात यही है कि जिस समाज का अपना सियासी दल, राजनीतिक दल नहीं होगा तो आपकी उस तरह की हिस्सेदारी नहीं हो पाएगी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद से पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेट में, राज्य में, जिले में जाकर पब्लिक को, खासतौर से मुस्लिम समाज को बेदार कर रहे हैं कि आप भारत में जो संविधान के तहत गवर्नमेंट चलती है तो उसके हिसाब से आप पार्टी बनाइए, या पार्टी अगर हो तो उसमें साथ दीजिए पार्टी का। तो पार्टी बनाने यानी पार्टी बहुत सी बनी, मुसलमानों की पार्टी भी बनी, मगर उनकी अपनी कुछ न कुछ कमी की वजह से वो पार्टी खराब हो गई, खत्म हो गई। जिसे उत्तर प्रदेश में 30 पार्टी आई थी तो अपने या दूसरे लोगों ने बहरहाल उसको क्या है, जड़ से खत्म कर दिया। तो MIM पार्टी भारत के अंदर वो अकलौती पार्टी है कि पूरे देश के अंदर इसका इंशाल्लाह कोई बाल बेका करने वाला नहीं है। और ये इसलिए कि आप लोग मुसलमान भी हैं, इसमें समझदार। एक बात समझ लीजिए कि नियत के ऊपर बताया गया है कि अगर नियत दुरुस्त होगी तो सारी मंजिल आसान हो जाएगी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से जो पूरे मुल्क के अंदर अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी नियत मुसलमानों के लेकर, आदिवासियों को लेकर, शोषित वंचित समाज को लेकर, वो कोई भी समाज का हो। क्योंकि इस वक्त तो मसला ये है कि कोई तकलीफ बयान करे या ना करे, लगभग हर आदमी की तकलीफ एक ही। ये तो ऊपर से आदमी जो है खुशी जाहिर कर देता है कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे उनको तो सबसे ज्यादा दिक्कत है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। बहरहाल MIM पार्टी जो आपके दरमियान आई है, देखिए बार बार मौका नहीं मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता है। तो अब जब तक जो है MIM पार्टी की क़यादत मजबूत है तो आप उसका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हर मंच पर, हर स्टेज पर, हर एक इलेक्शन पर और हर सभा के अंदर हर तरह से साथ दें। इसके अलावा भारत में आप किसी भी अंदाज से अपनी बात पहुंचाना चाहोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा हैसियत वाले इस देश में पड़े हुए हैं, क्या है, कंपनियां चला रहे हैं, मगर बहुत से लोग उनको नाम तक नहीं उनका जानते। और ये क्यों है? क्योंकि उनका अपना निजी मामला है, या जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनका निजी फायदा है। MIM पार्टी की तरफ से पूरे देश के लोगों को जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, नाजायज सताया जा रहा है, अधिकार छीने जा रहे हैं, उसकी लड़ाई MIM पार्टी लड़े, उसकी लड़ाई MIM पार्टी लड़ रही है। तो जब एक बंदा पूरे देश के अंदर आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाए हुए है तो आपका ये हक बनता है कि ना कुछ करे तो कम से कम हर मंच पर उसका साथ दें।
वोट से लेके कार्यकर्ता की मीटिंग तक। और ये जब भी मुमकिन होगा क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोग इस मीटिंग में आए हैं, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो है पार्टी को मजबूत करते हुए किसी की इल्जाम तराशी में मत आइए, किसी की इल्जाम तराशी में मत आइए। हर आदमी जो है मतलब भ्रष्ट बन चुका है। जितनी सियासी पार्टियां हैं, 70 साल कांग्रेस राज कर चुकी है, आज वो जो है सो क्या है, सांसें ले रही। उसकी वजह ये है कि अगर उसने यहाँ के तबकात में, यहाँ के जो है जनता में अगर उन्होंने अन्याय ना किया होता, अनदेखी ना की होती, तो आज ये उसको मुंह देखना न पड़ता। तो MIM पार्टी उसी को दरकिनार रखते हुए कि हम आपको एक अच्छी और साफ सही सीधा वाली सियासत देंगे और आपका काम करेंगे। तो अब आपका ये फरीजा बनता है मिली एतबार से भी और समाजी एतबार से भी कि MIM पार्टी का साथ दें और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें। इसके अलावा भारत में अगर आप किसी भी तरीके से कुछ करते हैं तो आपकी आवाज नहीं उठाई जा सकती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये कहना कि MIM पार्टी जैसे सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है, आप हैदराबाद चले जाइए या अलग अलग जहाँ MIM पार्टी के चुनाव में लोग जीते प्रत्याशी या लोग हैं, हर कास्ट के लोगों को शामिल किया जाता है। क्योंकि ये जिस तरीके से सब पार्टियां होती हैं, क्योंकि MIM पार्टी को जो है इस्लामी पार्टी नहीं है, ये एक समाजी सियासी पार्टी है। तो आप जो है किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, अपने अधिकार को अगर आप देना चाहते हैं संविधान के रूप में, तो MIM पार्टी का साथ दीजिए। इसके अलावा जितनी पार्टियां हैं वो सिर्फ क्या है, खानापूर्ति कर रही है और मतलब प्रस्ती कर रही है। तो आप जो है MIM पार्टी का साथ दें। और हमारे जो कार्यकर्ता आपके दरमियान पहुंचते हैं, हर तरीके से वो मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। और जो है कोई भी पार्टी आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, एक बैग आसमान पर नहीं पहुंची, सेंट्रल में एक बैग नहीं पहुंची। यही बसपा जिसका बैकग्राउंड और बहुत ज्यादा है, मगर जो है काशीराम की बहुत बड़ी मेहनत थी, धीरे धीरे वो पार्टी क्या है आज मजबूत हो गई। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, ये जितने लोगों की मेहनत है उसके बाद ये पार्टियां आई। तो अब जो है इनकी चूंकि नीयत दुरुस्त नहीं थी, मैं बाहरी सभा में कह रहा हूं, अगर नीयत दुरुस्त होती तो जिस तरीके से आज जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, या खास तौर से थाने में चले जाइए, कोतवाली में चलाइए, तो ये अधिकारी अगर ज्यादा मिलते हैं तो मुस्लिम समाज में जो अलग अलग वर्ग विशेष है उन लोगों ने वोट दिया, तो उनके लोग क्यों नहीं मिलते, उनके लोग क्यों नहीं मिलते। और ये सिर्फ हमारा रुख नहीं है, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, जो मूल निवासी, उन्होंने हमसे कहा कि इन लोगों ने हमारे साथ भी ऐसा किया। भाई ऐसा नहीं है कि हमने ही वोट दिया। तो अब ये हुआ कि उनके समाज को भी जो है क्या है, थाने में तैनाती नहीं की गई। तो बहरहाल ये अनदेखी की गई। तो MIM पार्टी इंशाल्लाह ऐसा नहीं करती है और पूरे मुल्क के अंदर इसका परचम बुलंद हो रहा है। ये इसी बुलंद हो रहा है कि आज अगर कहीं भी कोई मैटर होता है, किसी के साथ अन्याय की जाती है, तो चाहे शासन का मामला हो, चाहे क्या है हुकूमत का मामला हो, MIM पार्टी वाले सबसे पहले उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं। और इसकी वजह यही है कि हमारी नीयत दुरुस्त है और हम जो पब्लिक के दरमियान आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि पब्लिक के साथ जो है आज कोई उसके दुख दर्द में शरीक होने वाला नहीं है। सब जेब काटने की फिक्र कर रहे हैं, सब जेब काटने की फिक्र कर रहे हैं, सब एक दूसरे को लड़ाने की फिक्र कर रहे हैं। सब ये चाहते हैं कि हर समाज को, एक समाज को दूसरे से लड़ाकर अपनी हुकूमतें बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसे हुकूमत हम नहीं बनने देंगे। तो इसलिए ये कैसे नहीं बनेगी, आप ऐसे लोगों का साथ न दीजिए, MIM पार्टी का साथ दीजिए और पूरे मुल्क के अंदर जैसे खुशहाली संविधान के तहत आनी चाहिए थी, उस तरीके से इंशाल्लाह हमारे और आपके रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे। मैं इसी पे अपनी बात खत्म करता हूँ।